गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 4 आपको स्टार्ट करा चुके हैं। उसका नाम है विद्युत धारिता, ठीक है ना। और विद्युत धारिता में हम लोगों ने आपको विद्युत धारिता वाले चैप्टर में हमने आपको शुरुआत की रही थी चालक, कुचालक और परावैद्युत समझा दिए थे। अब हम आगे चल रहे हैं और आगे हमारा अगला टॉपिक है। हम आपको बता चुके थे कि परावैद्युत पदार्थ दो तरह के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय, ठीक है। और आगे अगला हमारा टॉपिक है ध्रुवण। ध्रुवण क्या होता है? ध्रुवण, हाँ जी, ध्रुवण क्या होता है? देखिए, चाहे भले आपका ध्रुवीय परावैद्युत हो, चाहे अध्रुवीय परावैद्युत हो, चाहे आपका ध्रुवीय परावैद्युत हो, चाहे आपका अध्रुवीय परावैद्युत हो, किसी का भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं था। ना ध्रुवीय परावैद्युत का था, ना अध्रुवीय परावैद्युत का था। चाहे आपका ध्रुवीय परावैद्युत हो, चाहे आपका अध्रुवीय परावैद्युत हो, किसी का भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं था ना किसी का भी। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में विकसित कर लेते हैं। था नहीं, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में विकसित कर लेते हैं। और बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण को विकसित करना ही ध्रुवण कहलाता है। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में विकसित तो कर लेते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण विकसित तो कर लेते हैं, साथ के साथ क्या होता है कि ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण अपना विकसित कर लेते हैं। ऊपर से क्या होता है, इस तरह के द्विध्रुव आघूर्ण को हम प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं। ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका एक नाम है और उसका नाम है प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। था नहीं ये द्विध्रुव आघूर्ण, होता नहीं है, बना लिया जाता है, प्रेरित कर लिया जाता है। इस तरह का द्विध्रुव आघूर्ण आपका कहलाता है प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। था नहीं, बट ये आ जाता है, ठीक है ना। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं। इसी को अपन प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को हम ध्रुवण सदिश या ध्रुवण भी बोल देते हैं। एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ही हम ध्रुवण सदिश या ध्रुवण कहते हैं। और इसको P से व्यक्त करते हैं। और P प्रोपोर्शनल टू क्या आता है? E। और P बराबर हो जाएगा काई E। यहाँ काई क्या है? समानुपाती स्थिरांक है, जिसे हम लोग विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों काई। ये जो है ना एक्सा बनाया मैंने, ये काई है बच्चों। इसे हम विद्युत प्रवृत्ति भी कहते हैं। प्रवृत्ति का मतलब आप जानते हैं, नेचर। इसे हम विद्युत प्रवृत्ति भी कहते हैं। काई से इसको हम क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। यहां तक तो मुझे लगता है आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, आ गया होगा यहां तक समझ में कि विद्युत प्रवृत्ति क्या होती है। देखिए, ये जो P बनाया है ना मैंने, ये एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है ना। और काई जो है वो आपका समानुपाती स्थिरांक है। काई आपका समानुपाती स्थिरांक है और इसी को अपन विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। ना तो इसका कोई मात्रक है, ना ही इसकी कोई विमा है। ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। कौन? काई। ना कोई मात्रक है, ना कोई विमा है। अब अगला जो टॉपिक है वो है चालक की धारिता। चालक की धारिता क्या है, सुन लीजिए। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, तो चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है, Q प्रोपोर्शनल टू B। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, तो चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है।
Q प्रोपोर्शनल टू V, और Q बराबर आ जाएगा यहाँ पर क्या, CV। यहाँ ये C जो है वो समानुपाती स्थिरांक है, इस C को ही हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं C को ही हम, चालक की धारिता। देखिए धारिता से मतलब क्या है, आप समझिए, धारिता का मतलब है धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। तो हर एक चालक की आवेश को धारण करने की एक निश्चित क्षमता होती है। कोई भी चालक जो है वो अपने अंदर आवेश को धारित करता है, आवेश को रखता है अपने अंदर, लेकिन निश्चित कोई लिमिट है। हर एक चालक की आवेश को धारण करने की एक निश्चित क्षमता होती है। तो किसी भी चालक द्वारा आवेश धारण करने की ये जो क्षमता है, इसी को ही हम चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। और किसी भी चालक को दिया गया आवेश Q उसकी विभव वृद्धि V के समानुपाती होता है, और Q बराबर हो जाएगा CV, और C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। यहाँ C जो है वो है चालक की धारिता, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे C बराबर तो ये होता ही है क्या, Q अपॉन V। यदि V बराबर 1 वोल्ट ले लें तो C बराबर क्या आएगा, Q। तो किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता, यदि किसी चालक की धारिता आवेश के, दिए गए आवेश के उस परिमाण के बराबर है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करती है। मतलब किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश के उस परिमाण के बराबर है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की क्या कर दे, वृद्धि। अगर विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो समझ लीजिए कि चालक को दी गई धारिता Q जो है, C जो है, वो उसको दिए गए आवेश के परिमाण के बराबर है, ठीक है। ये है सर आप लोगों का चालक की धारिता के बारे में। और अगर आप देख रहे हैं Q प्रोपोर्शनल टू V, और अगर आप Q और C के बीच में ग्राफ बनाएंगे, अगर आप Q और C के बीच में क्या बनाएंगे, ग्राफ, इधर ले लीजिए Q और इधर ले लीजिए V। Q और V के बीच में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ तो वैसे भी सीधी रेखा प्राप्त होता है, और इस ग्राफ का जो ढाल होगा, इस ग्राफ का जो ढाल है ये तुम्हारा Q1 है, ये तुम्हारा Q2 है, इधर V1, इधर V2, ये थीटा, ये डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Q। तो C बराबर क्या आएगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V। तो जो ढाल है होता है tan थीटा, और ये जो ढाल है ये चालक की धारिता को व्यक्त करता है ना। तो जो ढाल है वो आपका किसको व्यक्त करता है, चालक की धारिता को, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूं, देखिए बहुत से बच्चे इसको गलत कर जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, देखो अगर आप मान लो चालक को दिया गया आवेश डबल कर दें, इस Q की जगह 2Q कर दें, तो C कितना हो जाएगा। अगर आप चालक को दिया गया आवेश 2 गुना कर दें, Q की जगह 2Q कर दें, तो C बराबर क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा सर 2C। और मैं कह रहा हूं कि नहीं, कारण कि जब आप किसी चालक को 2 गुना आवेश करेंगे, 2Q करेंगे, तो ऑब्वियस बात है उसके विभव में भी कितने की वृद्धि होगी, 2 वोल्ट की वृद्धि होगी। तो C बराबर क्या आएगा फिर, C बराबर 2Q अपॉन 2V हो जाएगा, Q से Q कैंसिल। यानी क्या मतलब है, क्या मतलब है C बराबर क्या मतलब, क्या है इसका, इसका मतलब तो ये है कि भाई किसी चालक को जो धारिता दी जाती है, मतलब किसी चालक की जो धारिता है वो उसको दिए गए आवेश Q और विभव वृद्धि V पर निर्भर नहीं करती। चालक की धारिता ना तो Q पर निर्भर करेगी, ना चालक की धारिता V पर निर्भर करेगी।
किसी भी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश Q और उसकी विभव वृद्धि V पर निर्भर नहीं करती। ये Q और V से क्या रहती है, इंडिपेंडेंट, यानी उनसे तो स्वतंत्र रहती है। चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश Q और उसके विभव वृद्धि V पर निर्भर नहीं करती। C बराबर ये Q/V हमने इस तरह से लिखा है। दूसरा पॉइंट है, ये सदैव धनात्मक होती है भाई साहब। चालक की जो धारिता है वो हमेशा पॉजिटिव, चालक की धारिता सदैव धनात्मक, माइनस नहीं होती है। जब भी निकलेगी चालक की धारिता वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगी। तो किसी भी चालक की धारिता जो होती है वो सदैव धनात्मक होती है। चालक की धारिता सदैव धनात्मक, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ये धनात्मक होती है चालक की धारिता। यहाँ तक आप बताइए, आपको कोई परेशानी किसी प्रकार की? मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी आराम से, है ना, कि चालक की धारिता C बराबर Q/V और ये सदैव धनात्मक होती है और ये धारिता है आपकी। अब बात आती है इसका मात्रक, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको हटाते हैं। आइए मात्रक, एसआई पद्धति में इसका मात्रक फेरड होता है, फेरड। एसआई पद्धति में चालक की धारिता का मात्रक क्या होता है, फेरड होता है, और उसे कैपिटल F से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल F से। C बराबर क्या होता है बताइए, Q/V। अगर Q बराबर 1 कूलम और V बराबर क्या हो जाए 1 वोल्ट, तो C बराबर क्या हो जाएगा 1 फेरड। मतलब क्या है, अगर किसी चालक को आप 1 कूलम आवेश दें, कितना आवेश दें, 1 कूलम। यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश दिया जाए और उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश दिया जाए और उसके विभव में वृद्धि कितनी हो, 1 वोल्ट हो, तो जो चालक की धारिता है, मतलब 1 कूलम आवेश दो और उसके विभव में वृद्धि कितनी हो, 1 वोल्ट, तो जो चालक की धारिता है वो कितनी होगी आपकी, 1 फेरड। कितनी होगी, 1 फेरड। तो 1 फेरड एक बड़ा मात्रक है, ये आपको कभी नहीं मिलेगा, कारण 1 कूलम भी अपने आप में बहुत बड़ा मात्रक है। अदिश राशि है, दिशा नहीं होती धारिता की। ये काफी हद तक ओम्स लॉ की तरह लगता है, V = IR। ओम्स लॉ होता है ना, V = IR, तो काफी हद तक उस जैसा ही चलता है, V = I, V = IR। R यहाँ पर प्रतिरोध होता है, ठीक है। अब इसके और भी मात्रक हैं। 1 माइक्रोफेरड, 1 माइक्रोफेरड होता है 10⁻⁻6 फेरड। 1 नैनोफेरड 10⁻⁹ फेरड। 1 पिकोफेरड 10⁻⁻12 फेरड। ये इसके और भी मात्रक है, ठीक है, ये इसके अन्य मात्रक। अब बात आती है इसकी विमा की। तो विमा कैसे निकले, C बराबर Q/V। Q की विमा हो गई A1T1 और W की विमा क्या, V बराबर होता है W/Q M1L2T-2 और Q ऊपर चला जाएगा, A1T1। आंसर क्या आएगा, M-1 L-2 T4 और A2। ये भाई साहब धारिता की विमा है, चालक की धारिता की ये क्या है, आपकी विमा है। ये है सर चालक की धारिता के बारे में सारी नॉलेज, सारा ज्ञान, ठीक है। ये उसकी विमा है धारिता की। ये इस तरह से मैंने आपको उसको समझाया। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा जहां तक है, ठीक है। अब मैं आपको करा रहा हूं किसी गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। तो आइए देखते हैं।
अगला जो मेरा टॉपिक है वो है किसी गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता क्या होती है? गोलीय चालक क्या होता है? ये देखिए, मान लो ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। मान लो ये गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। और जब आप किसी चालक को आवेश देंगे तो आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। तो गोलीय चालक का विद्युत विभव कितना होगा? गोलीय चालक का विद्युत विभव कितना होगा? V बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, इक्वेशन नंबर 1। ये आप जानते हैं गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव का समीकरण है। लेकिन हमें तो धारिता चाहिए। गोलीय चालक की धारिता कितना होगा बताइए? C बराबर Q अपॉन V, समीकरण नंबर 2। C बराबर Q अपॉन V, समीकरण नंबर 2 मान रख दीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 2 में 1 से 2 में मान रखने पर, रखिए 1 से 2 में मान, C बराबर Q आएगा और V की जगह K Q अपॉन R, Q से Q कैंसिल, C बराबर क्या आएगा? R अपॉन K। K बराबर क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C बराबर क्या आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। वैसे तो देखिए समीकरण नंबर 3 का ही उपयोग करना। जैसे अगर गोलीय चालक की धारिता के ऊपर अगर आपका कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो आप समीकरण नंबर 3 का ही उपयोग करना। इससे न्यूमेरिकल आपको आसान पड़ेगा क्योंकि K का मान जो है वो आपको ऑलरेडी पहले से पता होता है। ठीक है ना? और यहां से एक बात और पता चल रही है, C प्रोपोर्शनल टू R, यानी गोलीय चालक की धारिता जो है वो त्रिज्या R की समानुपाती होती है। यदि R और C के बीच में ग्राफ बनाए तो कैसा ग्राफ बनेगा? एक सीधी रेखा बनेगा अगर R और C के बीच में ग्राफ बने। ठीक है ना? ये तो थी वैक्यूम की बात। अगर हम माध्यम में निकाले तो माध्यम में गोलीय चालक की धारिता, तो कोई बात नहीं, सी एम लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन कर देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर, और एप्सिलॉन आर बराबर क्या आएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाई एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो सी एम बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू आर, ये आएगा। और देखा जाए तो सी एम बराबर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आर इनटू सी। यहां से आप चाहो तो परावैद्युतांक की भी परिभाषा दे सकते हो, पहले भी आपने कई बार दी है। यानी माध्यम में किसी चालक की धारिता तथा निर्वात में किसी चालक की धारिता का अनुपात क्या कहलाता है? आपका परावैद्युतांक। अच्छा टॉपिक है ये, गोलीय चालक की धारिता। बढ़िया आसान सा टॉपिक है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, चीजें समझ में भी आ जाती हैं इसमें, है ना? तो ये था सब आज का आपका धारिता से रिलेटेड टॉपिक। और आज के लेक्चर में ज्यादा हार्ड चीजें नहीं है। अब थोड़ा डेरिवेशन पार्ट चालू हो जाएगा। अब तक तो क्या थ्योरेटिकल चल रहा था, अब थोड़ा डेरिवेशन वाला हिसाब किताब चालू हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।